गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो सिनर्जिक बॉन्डिंग था जो पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और आप सब ने उस पर बहुत ध्यान भी दिया है। तो इस पे हम लोग आगे बात करेंगे और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं और वो है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म आपके लिए एक नया टर्म नहीं है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, बट हम लोग आइसोमेरिज्म का जो मॉलिक्यूल है वो अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म कैसे होता है उसको बहुत डिटेल में समझना भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। आइसोमेरिज्म के एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में भी आता है ये टॉपिक। तो आइसोमेरिज्म का पार्ट क्लासिफिकेशन उसी तरह से है जैसे आपने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा है। सबसे पहला पॉइंट तो स्ट्रक्चरल है आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो। तो ये दोनों सेगमेंट और इसके अंदर जो बातें इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रक्चरल के अंदर अलग अलग कैटेगरी है। स्टीरियो के अंदर दो चीज़ें हमें पढ़नी है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात हम लोग करेंगे और दूसरी जो बात है वो हम लोग ऑप्टिकल की करेंगे। तो ये सभी वैसे ही पढ़ना है हम लोगों को, बस इतना डिफरेंस है कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए हम लोग बात कर रहे होंगे। स्ट्रक्चरल के अंदर कई पार्ट, जिनमें सबसे पहला पार्ट हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा पार्ट होगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसके अलावा तीसरा एक पार्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके अलावा एक चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और फिर एक लास्ट पार्ट पॉलीमर आइसोमेरिज्म है। तो ये पांचों टाइप के 1, 2, 3, 4, 5 तो ये बिल्कुल अलग है और इनमें बहुत कुछ खास नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन आपको रहे कि इस तरह से आइसोमेरिज्म पे हम बात करेंगे। तो स्ट्रक्चरल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक के अंदर। इसमें थोड़ा अलग टाइप के स्ट्रक्चरल से बात होगी। एक आयनाइजेशन है, दूसरा हाइड्रेट है, कोऑर्डिनेशन है, लिंकेज है और पॉलीमर है। इन पांचों को हम लोग समझेंगे आज और छोटी छोटी चीज़ें हैं इन सब में, तो बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होगा। मेजर जो पोर्शन होगा वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का होगा और इनमें वैसे ही चीज़ें हम लोगों को पढ़नी जैसा हम लोगों ने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा है। तो कुछ नया नहीं होगा, लेकिन हाँ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अब ऑर्गेनिक ना होकर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे बात करेंगे, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो ठीक है, आप पहले इसको एक बार क्लासिफिकेशन नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके इनको डिस्कस करता हूँ आपके सामने। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा और अब मैं इस पे एक एक करके डिस्कस करूँगा और बहुत अलग नहीं है, इस पे मैं इसको रफ कर देता हूँ और एक एक करके सभी आइसोमेरिज्म पे बात करता हूँ। तो इसके इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल्स। तो जैसे मैं सबसे पहली बात करने जा रहा हूँ और वो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। तो इसका मीनिंग क्या है उसको आप समझ लीजिए। gives different ions in aqueous solution। ये इसका बेसिक डिफरेंस है ना। फॉर्मूला तो सब सेम होगा, वो तो पता ही है आपको। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात तब होगी जब कोई कोऑर्डिनेशन, दो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वस सोल्यूशन में डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस देते हैं, डिफरेंट आयंस देते हैं। नंबर ऑफ आयंस की बात नहीं करना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, CrH2O होल 6 या होल 5 और Cl एंड ब्रोमीन, और यहाँ पे साथ ही साथ CrH2O का होल 5 ब्रोमीन एंड Cl। तो अब इन दोनों में खास बात क्या होगी उसको ज़रा समझा जाए। तो ये Br2 है और यहाँ पे हमने यहाँ पर इस तरह के रिलेट टर्म में, जैसे मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे Br एक अंदर आ गया और एक Br यहाँ पे रहा। तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा, फॉर्मूला तो वही है ना।
बट ये इस केस में आपके पास Br माइनस दे रहा है और ये Cl माइनस एंड ब्रोमाइड आयन दोनों दे रहा है, और ये आयंस भी दूसरा आयंस कैसे दे रहा है, कैटायंस। तो कैटायंस में CrH2O का होल 5 एंड Cl, ये आपके पास +2 दे रहा है, और साथ साथ यहाँ पे क्या है, CrH2O का होल 5 ब्रोमीन आ रहा है ना। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस मिलने लगे, एक और एग्जांपल इसी तरह का दे दें, CuNH3 का होल 5 ब्रोमीन एंड सल्फेट आयन, और यहाँ पे CuNH3 का होल 5 सल्फेट लिख दिया मैंने और बाहर ब्रोमीन है। तो ऐसी इन सब कंडीशन में क्या होगा, ये आयंस देगा सल्फेट आयन देगा और यहाँ आपको ब्रोमाइड आयन मिलेगा। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, दिस इज द आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि ऐसे दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस देते हैं, दीज आर नोन एज आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बहुत बड़ा खास नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है कि आपको चीज़ें पता रहें। अगर नहीं पता है तो कितनी भी बेसिक चीज़ होगी वो आपके लिए IIT का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले इस पार्ट को समझ लें। द कंपाउंड विच गिव्स डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस इन एक्व सोल्यूशन आर नोन एज आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके बाकी सभी में बात करता हूँ। इसको नोट करिए। चलिए, इसको नोट करने के बाद एक दूसरा पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रेट। हाइड्रेट आइसोमरिज्म का मीनिंग यहाँ पे है क्या, उसको जरा समझा जाए। आपसे बोला गिव्स डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज लीगेंड, या और हम लिख सकते हैं इन कोऑर्डिनेशन नंबर, और डिफरेंट नंबर इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब सीधा ये है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे मैं बात करूं CrH2O का होल 6 और यहाँ पे मैंने Cl3 लिख दिया, तो यहाँ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ लीगेंड, तो यहाँ कितना है 6। ठीक, लेकिन यहाँ पर मैं अगर इसको लिख देता CrH2O का होल 5, Cl एक आ गया और यहाँ Cl2 है और फिर वाटर बाहर आ जाए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर एज अ लीगेंड क्या होगा 5, यानी हाइड्रेट ये बदलता जा रहा है। CrH2O का होल 4 और फिर मैंने Cl2 लिख दिया यहाँ, और ये Cl है और 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या होगा 4। तो ऐसे अगर ये सब फॉर्म है तो ये दीज आर नोन एज हाइड्रेट आइसोमर्स। क्या बोला जाता है, हाइड्रेट आइसोमर। ये भी बहुत आसान सी चीज़ है, तो हम लोग कुछ बहुत खास नहीं है इन सब में, तो इसको मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए, तो जैसे मैं इसकी बात करूँ, इसी तरह का और एग्जांपल CrH2O का होल थ्राइस आ जाए, Cl3 आ जाए और 3 वाटर मॉलिक्यूल में बाहर लिख दूँ, तो ये सभी एग्जांपल्स ऐसे हैं जो हाइड्रेट आइसोमरिज्म को दिखा सकते हैं। या FeH2O का होल 6 Cl2 है, अब आप FeH2O का होल 5 Cl लिख दें, है ना, और एक Cl बाहर रहे, एक वाटर बाहर कर दिया। या FeH2O का होल 4 Cl2 लिख दिया जाए और यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया, तो दीज आर द हाइड्रेट आइसोमर्स। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे हाइड्रेट आइसोमर्स। ठीक, तो इसको समझना बहुत आसान है कि आपको डिफरेंट टाइप के आयंस में डिफरेंट नंबर ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ लीगेंड, ये बात ध्यान रखनी है। वाटर मॉलिक्यूल तो बराबर रहेगा, उसमें कुछ कम नहीं करना आपको, बिकॉज आइसोमर की बेसिक डेफिनेशन तो वही है कि फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। बट यहाँ पर क्या आपको चेक करना था कि वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ लीगेंड में अगर डिफरेंसेस आने लगे तो वो हाइड्रेट आइसोमर्स बोले जाते हैं। दरअसल हाइड्रेट टर्म का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल मेटल आयन को वाटर डायरेक्टली सपोर्ट करे, है ना, तो वही नंबर अगर चेंज होगा तो आप उसको हाइड्रेट आइसोमर्स बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे और बढ़ता हूँ। चलिए मैं अब तीसरे पार्ट पे आता हूँ। चलिए इसके बाद हम तीसरे पार्ट में आते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये क्या है, आपने एम्बिडिएंट लिगेंड्स देखे थे जिसमें साइनाइड था या OCN माइनस था, SCN माइनस था, NO2 था या ONO करके भी लिखा जाता था। तो दीज आर द एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल लिगेंड जिनमें दो डिफरेंट साइट ऑफ लोन पेयर, है ना, टू डिफरेंट साइट होती हैं लोन पेयर की। तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग नाम क्या देते हैं, लिंकेज या एम्बिडिएंट लिगेंड। अब कॉम्प्लेक्स में ऐसा हो सकता है कि कई बार सेंट्रल मेटल आयन में अगर मान लीजिए मैं साइनाइड को ले रहा हूँ तो कभी कार्बन के साइड से डोनेट हो जाए और कभी नाइट्रोजन के साइड से आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे आप कि वो लिंकेज में डिफरेंसेज आ रहे हैं। जैसे FeS2O का होल 5 लिख दिया मैंने और यहाँ NO2 लिखा और यहाँ पे मैंने Cl2 लिखा, ठीक। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एज ए लीगेंड नाइट्रोजन की तरह कोऑर्डिनेट हो रहा था, बट अगर मैं इसी को FeS2O का होल 5 ONO करके लिखता और इस तरह से लिख देता तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर था, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर था, तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे एज एग्जांपल, ये लिंकेज आइसोमर है, यानी जिसको लिंकेज किया गया है वो डिफरेंट हो रहे हैं। इसी तरह से मैं अगर एग्जांपल लिख देता K4FeCN6 और कोई लिखा होता K4FeNC का होल 6, तो दीज आर द लिंकेज आइसोमर्स, सिंपल सी बात है। या हम लोग बात करें CrH2O का होल 5 और OCN और फिर यहाँ पे Cl2 लिख दिया गया। इसी में आप H2O का होल 5 NCO भी लिख सकते हैं और यहाँ Cl2 लिख दें, ठीक। तो ये जो सब है आपस में वो क्या है, लिंकेज आइसोमर्स। बात समझ आ गई। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है कि अगर ऐसे लिगेंड्स हैं जिनकी लिंकेज होने का जो तरीका है, लिंक करने का जो तरीका है टू द सेंट्रल मेटल आयन, अगर वो डिफरेंटेड आ जाए तो आप उस कंडीशन में उसको बोल सकते हैं कि वो लिंकेज आइसोमरिज्म की बात कर रहा है। तो ये भी बहुत आसान सी चीज़ें, बट मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि चीज़ें हमें आसान है या बहुत कठिन है, ये सब बातें तो तब आएंगी जब हमें चीज़ें नहीं पता है। तो आज ऐसा नहीं है कि हम लोगों को चीज़ें अगर पता हो गई तो फिर आसान ही होता है। हम टाइम टू टाइम उसको यूज़ करते रहें, रिवीजन अच्छा करते रहें तो वो आसान बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसको कभी कभी पढ़ रहे हैं और बहुत लंबे टाइम गैप के बाद पढ़ रहे हैं तो उस हर एक आसान चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग उसको सही से पढ़ते रहें। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार।
चलिए अब हम एक और अगले आइसोमेरिज्म पे आते हैं, जिस पे हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन। थोड़ा अलग है ये, अभी तक जैसे ये बेसिक चीज़ें थी। अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इसकी सबसे पहली खास कंडीशन क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब होगा व्हेन बोथ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, है ना, बोथ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स। ये बात ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख देते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो, मतलब दोनों ब्रैकेट में आए, तो चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो। तो ये कैटायनिक पार्ट भी हो सकता है, ये एनायनिक। तो अगर दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स हैं, इफ द बोथ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स, चाहे वो कैटायन हो एनायन हो, तभी कोऑर्डिनेशन की बात आप करेंगे। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, CrNH3 का होल 6 और मैंने यहाँ पे लिख दिया COCl6, ये आ गया। तो यहाँ भी +3 और ये भी +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो अब आपस में क्या करेंगे? इंटरचेंज द लीगेंड। तो जैसे अमोनिया है यहाँ पे, इसके लिए क्लोरीन है। अगर क्लोरीन इधर आ जाए, एक अमोनिया उधर शिफ्ट हो जाए, तो इस तरह से डिफरेंट लीगेंड अगर एक्सचेंज कर दें, जैसे CrNH3 का होल 5 NCl और हेयर इज अ COCl5NH3। तो ये जो दोनों एग्जांपल, ये आपस में क्या है? कोऑर्डिनेशन। इसी तरह से CrNH3 का होल 4 Cl2 और यहाँ आ गया COCl4NH3 का होल 2। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। इसी में एक और एग्जांपल, CrNH3 का होल 3 Cl3 एंड COCl3 एंड NH3 का होल 3। एक चीज़ ज़रा यहाँ समझिएगा, इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप निकालोगे तो यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो दरअसल ऐसा नहीं हो सकता ना कि जिसमें दोनों पार्ट 0 0 आ जाए, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ये मॉलिक्यूल क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये आइसोमर्स नहीं होगा। लेकिन इसी में CrNH3 का होल हम ट्वाइस कर दें, Cl4 आ जाए, ऐसा कर सकते हैं आप, COCl2NH3 का होल 4 आ जाए। ठीक, ऐसा बन सकता है। इसी तरह से CrNH3 का होल 1 NCl5 एंड COCl एंड NH3 का होल 5, ऐसा हो सकता है। या हम इसी में CrCl6 लिख दें और इधर बन जाए CONH3 का होल 6, तो ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब कैटायन एनायन बदल जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे टोटल 5 क्या आ गया? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। बात समझ आ गई? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर आपके पास, हालांकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखने में, पहचानने में तो बहुत आसानी से आप तुरंत पहचान लेंगे, कैसे बनेगा इसको भी देख सकते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत आसान सी बात है कि कैसे हम इन दोनों को ऐड करके लिख रहे हैं और कैसे इनको आसानी से समझा जा सकता है, बहुत आसान है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की एग्जिस्टेंस की बात आप तभी करेंगे जब दोनों पार्ट, बोथ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स के दोनों पार्ट हैं, चाहे वो कैटायनिक सेगमेंट हो या एनायनिक सेगमेंट हो, दोनों में कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप आसानी से उनके लीगेंड आपस में एक्सचेंज करके डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बना सकते हैं। ठीक, तो ये एक बार आप नोट कर लीजिए।
चलिए, तो इसको आपने नोट कर लिया है। अब मैं इसके लास्ट वाले पोर्शन की और बात कर देता हूँ। इसमें जो सबसे लास्ट वाले पोर्शन में हम बात कर रहे हैं पॉलीमर आइसोमेरिज्म। तो दरअसल ये आइसोमेरिज्म तो आप नहीं बोल सकते, बट उसका पार्ट है। क्यों? पॉलीमर का मतलब तो डाइमर हो जाना या ट्राइमर हो जाना, तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वैसे ही बदल जाता है। तो इसलिए हम उसको उतना बेस्ट नहीं मानेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए PTNS3 का होल ट्वाइस एंड Cl2, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। और अगर आप इसका डाइमर बना रहे हैं, PTNS3 4 आ जाता है और Cl4 है, तो ये भी हमने कंपाउंड इसको नहीं सेट किया, तो कैसे लिखा जाएगा ये PTNS3 का होल 4 एक कॉम्प्लेक्स पार्ट एंड PTCl4। तो ये जो पार्ट है, यानी इन दोनों को आप आपस में क्या बोलेंगे, पॉलीमर आइसोमेरिज्म। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि डाइमर ट्राइमर में होगा, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म आ गया। इसी तरह का एक एग्जांपल आप और लिख सकते हो, Cr, मान लीजिए मैंने लिखा CrNS3 का होल थ्राइस एंड Cl3, और इसी तरह से हम लोग इसको दोबारा या इसको इस तरह से लिख रहे हैं CrNS3 होल थ्राइस Cl3, और ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे क्रोमियम +3 में। अब इसको डाइमर बना दिया जाए, Cr2NS3 का होल 6 एंड Cl6, और इसको ऐसे लिखा जाए CrNS3 का होल 6 एंड दिस इज CrCl6। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पॉलीमर आइसोमर्स, ठीक। तो ये एक सिंपल सा पार्ट है, तो इसमें बहुत खास नहीं है, बिकॉज आप पॉलीमर आइसोमेरिज्म को देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्या है, किस तरह से इसको रिलेट किया गया, तो बहुत आसान सा है। बट अब हमें पांचों के बारे में एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्या चीज़? पहला, आयनाइजेशन, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो एक्व सोल्यूशन में डिफरेंट आयंस प्रोवाइड करते हो आपको, आयनाइजेशन आइसोमर्स होंगे। दूसरा बात करते हैं हम हाइड्रेट आइसोमर्स की। हाइड्रेट आइसोमर्स क्या हैं? ऐसे आयंस होंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे एज अ लीगेंड, एज ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। उसके बाद तीसरे पार्ट में अगर हम आए तो लिंकेज की बात करते हैं। लिंकेज में क्या है? लिंकेज में ऐसे लीगेंड जो एम्बिडिएंट हैं, जो डिफरेंट दो साइड से लोन पर कोऑर्डिनेट करते हैं, तो अगर वो लिंकेज डिफरेंट है दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो आप उसको लिंकेज का नाम देंगे। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन एक स्पेसिफिक केस में होगा जब आपके पास दोनों कैटायन और एनायन दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होंगे, तो ऐसे केस में आप लीगेंड को एक्सचेंज करके बना सकते हैं। और सबसे लास्ट में पॉलीमर। तो इसमें तो आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि डाइमर या ट्राइमर में जब कॉम्प्लेक्स होगा तभी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, और आई थिंक कि आप इसको समझ भी रहे होंगे। इसको सब लोग पूरा अच्छे से नोट करिए और एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे, यानी हम स्टीरियो पे आ जाएंगे। स्टीरियो में मेनली दो ही बात करनी, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, इंपॉर्टेंट होंगे इसमें स्टीरियो, तो इसको नोट करिए पहले। चलिए, तो इसको आपने कंप्लीट कर लिया, और अब हम बात करेंगे स्टीरियो की। और स्टीरियो में आपको पता है कि हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अब ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल की। तो मैं सबसे पहले ज्योमेट्रिकल की बात करूंगा, और ऑप्टिकल को देखना कुछ नया नहीं है, आप ऑलरेडी प्लेन ऑफ सिमेट्री जानते हैं, वैसे ही सब कुछ करना है, उसमें कुछ नया नहीं करना। तो मेन पार्ट है कि ज्योमेट्रिकल हमें सीखना होगा, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पूरी बातें वैसे ही आपको सीखनी। आपको जैसे जब हम ऑर्गेनिक के अंदर थे तो हमने ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूल की डिफरेंट ज्योमेट्री हो, और उस ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, एन डबल बॉन्ड एन है, किसी साइक्लिक सिस्टम में साइक्लोएल्केन के अंदर होता है, या ऐसे बहुत सारे डिफरेंट केसेस बताए गए थे जिनमें ज्योमेट्री डिफरेंट होती थी।
यहाँ पर ज्योमेट्री डिफरेंट होने का क्या कारण होगा? तो पहले तो कॉम्प्लेक्स के में ज्योमेट्री आनी चाहिए, तो हम उन सब कोऑर्डिनेशन में ज्योमेट्रीज की बात कर देते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले ML2 टाइप का अगर लीगेंड देखता हूँ, ML2 मतलब 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ऐसे केस में तो आपके पास केवल लीनियर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर लीनियर अगर स्ट्रक्चर होगा M+N लीगेंड एक साइड इधर और एक साइड इधर, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल का कोई मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो ज्योमेट्री डिफरेंट हो ही नहीं सकती। चलिए, तो एक पोर्शन ही हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं ML3 की, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3rd हो जाना। 3rd में क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। और ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब आपको सिंपली यहाँ पर भी कोई ज्योमेट्री का वेरिएशन हो नहीं सकता, बिकॉज वो प्लेनर है और सभी 120 में है, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज आइडेंटिकल शेप है। इसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं और ML4 की बात कर रहे हैं, यहीं से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के आते ही आपके पास 2 केसेस यहाँ पे डेवलप होंगे, एक sp3 एवरेशन स्टेट का और एक dsp2 का। ठीक है, sp3 का मतलब टेट्राहाइड्रल, और यहाँ पे बात होगी स्क्वायर प्लेनर की। ठीक, तो टेट्राहाइड्रल है, एक स्क्वायर प्लेनर। अब अगेन मैं इस पे पहले अभी मेन पार्ट आपको यही काम करना है, फिर मैं आगे बात करूँगा। अब जरा देखिएगा, sp3 की अगर हम बात करें तो यहाँ टेट्राहाइड्रल केस में M+N, यहाँ लीगेंड टेट्राहाइड्रल, तो टेट्राहाइड्रल में तो एक जैसी ज्योमेट्री है ना, चारों साइड चारों पोजीशन एक जैसे हैं, आइडेंटिकल, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कोई मतलब नहीं होगा। आपको याद है, हम कभी भी ऐसा नहीं होता था ना कि मीथेन में पढ़ने लगे कि ज्योमेट्रिकल है, क्योंकि सब जगह से आइडेंटिकल होगा। तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। इसी तरह से अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर की, स्क्वायर प्लेनर में M लीगेंड प्लेन में होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्रीज आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला केस, अभी इसमें जितने भी हम लोगों ने मॉलिक्यूल पढ़े उसमें पहला केस आ रहा है जहाँ हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करनी है। तो पहले आप ये पूरी लिस्ट नोट करिए, फिर मैं इसके आगे इस पर बात करता हूँ। चलिए, तो अब जरा मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूँगा। इसी तरह से हम लोगों को जो मेन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात है वो 4 पे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में 5 और 6 के बाद 5 वाला कॉम्प्लेक्स हम लोगों को पढ़ना नहीं, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी कैसे होगा उस पर बाद में बात करेंगे। तो पहले हम लोग अभी तक स्क्वायर प्लेनर के अंदर कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो होगा, अब कैसे होगा इसको ज़रा समझना है। एक और बात ध्यान रखनी है हम लोगों को, तो जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, तो अब 4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आते ही ज्योमेट्री तो डिफरेंट हो जाती है, या तो टेट्राहाइड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा। टेट्राहाइड्रल में कोऑर्डिनेशन अगर है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री अगर है तो वहाँ तो स्टीरियो का कोई लेना देना नहीं। तो अब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जितने कॉम्प्लेक्स हैं, तो वहाँ सबसे पहला काम होगा कि उसकी ज्योमेट्री तय करिए आप कि वो स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल होगा तो आपको पता है ज्योमेट्रिकल के चांसेस हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कैसे हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो मैं सबसे पहले ML4 लिख देता हूँ और ये हम DSP2 स्क्वायर प्लेनर मान रहे हैं। तो सबसे पहला केस मान लीजिए सभी लिगेंड एक जैसे हैं। तो अगर हमारे पास सभी लिगेंड एक जैसे हैं तो क्या इसके अंदर ज्योमेट्रिकल टर्म होगा? बिल्कुल नहीं, है तो सब जगह से आइडेंटिकल है ना।
तो यहाँ तो कोई वेरिएशन ही नहीं आएगा। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब इस तरह से लिगेंड अप्रोच करते हैं तो इनकी इन पोजीशन को आप नाम कह देंगे सिस पैटर्न, है ना। यहाँ पे इस तरह की ये पोजीशन क्या है, सिस। लेकिन अगर मैं इन दोनों की पोजीशन की बात करूँ, इन दोनों की, ये दोनों, तो ये क्या है, ट्रांस पोजीशन, है ना। तो ये अभी फिलहाल नहीं है, मैं पोजीशन की बात करूँ कि कैसे आप सिस ट्रांस पहचानोगे। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं होगी अगर एक जैसे हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता दूँ, मैंने लिखा PT NH3 का होल 4+2। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो PT+2 NH3, यहाँ NH3 है, यहाँ NH3 हो गया और यहाँ NH3। तो अब ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक जैसी ज्योमेट्री, अब इसका कोई दूसरा फॉर्म नहीं बनेगा, इसलिए सिंगल है, इसमें कहीं कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात आप नहीं करोगे। तो ये पहला केस है। इसके बाद दूसरा एक केस ऐसा हो सकता है कि ML3 और यहाँ पे M आ जाए, सॉरी, या एक काम करते हैं हम लोग, MA3 करके अलग अलग लिख सकते हैं। ML3 मैंने कर दिया और यहाँ पे मान लीजिए मैंने P लिख दिया, कोई ये P लिगेंड है, यानी दो डिफरेंट आ गए। या AB के टर्म में आप बता सकते हो, जैसे MA4 के टर्म में है, MA4 कर दीजिए चारों तरफ, वो ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, उसको आप समझा, लिखने में आसानी रहेगी, गलत कुछ नहीं है, सिंबलिक आप लिख सकते हैं केवल, है ना, A वाले कर। अब मान लीजिए मैंने MA4B कर दिया, MA3B, मतलब दो डिफरेंट आ गए। तो ऐसे केस में क्या होगा, M+N है, A यहाँ पे, A यहाँ पे, A इधर, B इधर। तो क्या हम ऐसा कोई फॉर्म बना सकते हैं इसके अपोजिट? अच्छा, इसको चेक कैसे करते हो वो भी ज़रा मैं समझा दूँ। आप पॉसिबिलिटीज़ कैसे देख लें, जैसे आपने ये लिगेंड बनाए तो हम A और A का सिस ट्रांस देख लें, दोनों है कि नहीं। तो A और A ट्रांस है, A और A सिस भी है, मतलब दोनों फॉर्म है। और फिर AB का भी सिस और ट्रांस देख लो, यानी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। AB का सिस है और AB का ट्रांस भी है। अब क्या B और B का सिस ट्रांस, B और B तो है ही नहीं ना, तो ये जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सभी इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रही। तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको अभी देखने को नहीं मिली। आप देखिए, हम लोग 5-10 मिनट में पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अभी ढूंढ नहीं पाए कहाँ है। इसके बाद मैं और आगे बढ़ता हूँ और इस पे एक केस यहाँ पे समझ में आएगा आपको कि जहाँ ज्योमेट्रिकल में इसको रफ कर देता हूँ। अब जरा बात समझिए, अब मैं तीसरे पार्ट में आ रहा हूँ। MA2B2 मैंने लिख दिया, यहाँ जरा समझिएगा। अब अगर आपने A और A ऐसे लिखा, B और B इधर लिखा, ऐसे कोऑर्डिनेट, तो अब जरा समझिएगा, हम A और A का सिस ट्रांस दोनों देखें। मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, सिस है, ट्रांस नहीं होगा, है ना, तो हम इसके लिए एक ट्रांस बना देते हैं भाई। अब जरा देखिए बाकी पॉसिबिलिटी है या नहीं। A और A का सिस ट्रांस दोनों है। अब B और B का सिस ट्रांस, B और B का सिस है, और देखो यहाँ जाके ट्रांस भी है, तो वो भी है, B और B का दोनों सिस ट्रांस है। और AB का देख लो आप, AB ट्रांस है, AB सिस भी है, तो ये सभी चीज़ें क्लियर। तो इस तरह से आप चेक करेंगे कि ये केवल दो आइसोमर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं ये, और टू फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, टू फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बात समझ आ गई? तो कई बार हम इसको दो मॉलिक्यूल्स को आपस में सिस ट्रांस बोल देते हैं, लेकिन वो बोलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लिगेंड आप अप्रोच करा रहे हैं वो सिस पैटर्न में है या ट्रांस पैटर्न में है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इनकी बात करेंगे। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल में भी समझ सकते हो। तो ये पहला आपको मॉलिक्यूल मिला जहाँ हम ज्योमेट्रिकल की बात कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा PT_NH3 का होल ट्वाइस एंड Cl2। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेटिनम +2 के अंदर एक बार अमोनिया आपने लिखा, यहाँ अमोनिया लिखा, यहाँ Cl लिखा, यहाँ Cl लिखा, ये कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया, है ना। लेकिन इसी में आप ऐसे भी बना सकते हैं, +2 अमोनिया, यहाँ Cl- और यहाँ अमोनिया ऐसे लिखिए आप, और यहाँ Cl-। तो ऐसे ट्रांसफॉर्म में मिल जाएगा।
तो ये दोनों फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। बात समझ आ रही? तो आप इस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद फिर कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करूँगा। तो आप पहले इसको इतने को नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से सभी केसेस आपने लिख लिए हैं। अच्छा, इसी में मैं एक दो एग्जांपल और दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने पी टी ई एन का होल ट्वाइस लिखा, इसको भी ज़रा समझिएगा, और यहाँ पे +2 है। तो पी टी +2 में ई एन मतलब आप ऐसे ई एन को ऐसे लिख सकते हो और कोऑर्डिनेट कर देंगे, है ना। और ऐसे भी आप ई एन लिख सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर है ये। और वैसे डिटेल वाइज आप इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं बनाकर, यानी NH2 CH2 CH2 ENH2, तो यहाँ पे सेम ग्रुप है, ऐसे आप कर रहे हैं, और NH2 यहाँ पर CH2, ये CH2 और यहाँ NH2, तो ऐसा आ गया। तो एक ही आएगा, इसका दूसरा फॉर्म बनेगा क्या? नहीं। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता PT GLY का होल ट्वाइस, अब जरा देखिएगा, यहाँ प्लेटिनम +2 है। अब ग्लाइसिनेट आयन मतलब CH2 NH2, ऐसे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और यहाँ COO- CH2 और यहाँ NH2। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट ही है, ये COO- सेम साइड से आ रहा है ना, तो ये आप इस तरह से दिखा रहे हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ ना, COO- CH2 NH2, और इधर NH2 आ जाए, इधर CH2 आ जाए, ये COO- आ जाए। तो ये ट्रांसफॉर्म में किसने किया? तो ये सिस पैटर्न पे है, बट ये कैसा है? ट्रांसफॉर्म में। तो यहाँ पर जरूर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आप बता पाएंगे। तो इस सब को ध्यान रखना होगा। और ये सब जो मैंने बताया ना MAB, ये सब एक बेसिक लेवल पे समझाने के लिए था, बट अल्टीमेटली आपको पूरा स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। तो ये कैसे आप समझ पा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। और उसका रीज़न मैंने क्या बताया, एक तरफ कार्बन है, एक तरफ NH2, तो अब ये सेम नहीं है, अपने आप में ही दो डिफरेंट पोजीशन में है, जबकि इसमें तो एक जैसा होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाया, यहाँ पे दो अलग अलग केस बनेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया? चलिए, तो एक और केस ही हम समझ सकते हैं, केस थर्ड में। जैसे हम लोगों ने बात की, अगर MAB और या MA2BC इस तरह से लिख दिया, मतलब दो सेम लिगेंड है, दो डिफरेंट है, तो ऐसे केस में कैसे आप दिखा पाओगे? MA और A को मैंने बना दिया
और बी और सी को बना दिया, ऐसे बन गया। अब देखो ए और ए का सेस है, ट्रांस नहीं है, तो आप ट्रांस बना दीजिए। ए और ए का हमने ट्रांस बना दिया। अब इसके बाद बाकी पॉसिबिलिटी देखिए, ए और बी का सेस ट्रांस, ए और बी का सेस है, ए और बी का ट्रांस भी है, ठीक है। ए और सी का सेस ट्रांस, ए और सी का ट्रांस भी है और सी का सेस भी है। फिर बी और सी का देख लीजिए, बी और सी का ट्रांस और बी और सी का सिस भी, तो इन्हीं दोनों में आपस में आप दिखा सकते हो। तो ये दोनों फॉर्म आपके पास सिमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखूं, तो मान लीजिए मैं लिख देता पी टी ई एन का ई एन लिख दिया मैंने, और यहाँ लिख दिया मैंने सी एल और ये बी आर, ठीक, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी टी प्लस 2 के अंदर NH2, यहाँ CH2, ये CH2, यहाँ NH2 आ गया, तो ऐसे कोऑर्डिनेट हो गया। और यहाँ Cl, यहाँ Br, तो क्या यहाँ पे दूसरा फॉर्म बना पाओगे आप? देखो जरा, इसमें अच्छी बात है, देखो नई चीज़ समझ में आई। तो अब इसके लिए ये दोनों डिफरेंट ए सेम होने चाहिए थे। अब क्या इस पे अपोजिट हो सकता है? ये इसी तरह से बना है। अब क्या इनमें ट्रांस जैसी कोई कंडीशन ला सकते हैं आप? तो नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो अब ट्रांस होगा नहीं। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। मैं फिर बात समझा दूं आपको कैसे। दरअसल Cl और Br को आप ट्रांसफॉर्म में अगर लाएंगे अपोजिट साइड से, मान लीजिए ये, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते ना, तो ये तो ऐसे ही एक ही तरीके से दिखेगा। दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे कि यहाँ आइसोमरिज्म की बात नहीं कर सकते आप। तो मैं इसी का एक एग्जाम्पल और देख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करता PT NH3 का होल ट्वाइस Cl Br, तो इसमें क्या होता है, प्लेटिनम प्लस 2 Cl माइनस Br माइनस, ये कोऑर्डिनेट हो रहा है, यहाँ कोऑर्डिनेट है, NH3 है, यहाँ NH3 है, ये कोऑर्डिनेट हो रहा है इस तरह से, ठीक। अब हम एक बार प्लेटिनम प्लस 3 को अमोनिया को ट्रांसफॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Br माइनस, ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों फॉर्म आप दिखा सकते हो, ये ट्रांस फॉर्म आ गया और ये सिस फॉर्म, ठीक। तो ऐसे आप आइसोमरिज्म की बात कर सकते हो। अच्छा, मैं अगर इसी में एक एग्जांपल लिखता PT GLY और Cl Br, तब जरा देखते हैं क्या बनता। तो प्लेटिनम प्लस 2 में अगर मैं, देखो अब यहाँ पे प्लस 2 नहीं रहेगा, GLY आ गया, तो आपको फिर ऐसे करना होगा, एक तरफ अमोनिया एक तरफ Cl, है ना, ताकि प्लस 2 आ जाए। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने GLY प्लस 2 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे अमोनिया लिख दीजिए एक बार, यहाँ पे Cl माइनस, और यहाँ C माइनस, यहाँ CH2, ये NH2। तो क्या इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आप बता सकते हैं कि नहीं? देखते हैं भाई। अब एक तरफ हमने क्या किया है, इसको तो फिक्स रखेंगे आप, अमोनिया को ट्रांस किया जा सकता है कि नहीं? अमोनिया और क्लोरीन को अगर आप ट्रांस करोगे तो इसको ट्रांस करने का कोई केस नहीं बनेगा। तो यहाँ भी इस तरह के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको नहीं मिलेगी, ठीक। तो ये कुछ जगह आपको बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने ही पड़ेंगे और आपको ये चीज़ देखनी ही पड़ेगी कि आइसोमरिज्म है, कैसे है, कहाँ पे होगा, नहीं होगा। चलिए एक और लास्ट केस में यहाँ पे डिस्कस कर दूँ, इसको पहले नोट कर लीजिए आप इतना। चलिए, तो एक लास्ट एग्जांपल्स में और एक लास्ट केस है दरअसल, जिसमें चारों डिफरेंट कर दिए जाए लिगेंड। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो केस 4 में हम लोग अगर ऐसा लिख दें कि M के साथ ABCD सभी अलग हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या लिगेंड होंगे, तो अब जरा देखो, M AB, यहाँ C और ये D, सॉरी, तो ये D बना दिया। तो इस तरह का एक पार्ट आ गया। अब हम AB को सिस बना चुके हैं, AB को ट्रांस भी बनाएंगे,
अब देखिए इसमें एक और बनेगा कि नहीं, देखिए ए बी को सिस ट्रांस हो गया। अब ए और सी को सिस ट्रांस, ए और सी सिस है, ए और सी ट्रांस नहीं है, तो एम ए और सी, ये बी आ गया, ये डी आ गया, ट्रांस आ गया। तो आपने अभी तक 3 बना दिए देखो, ठीक। अभी और देखते हैं, एम ए और डी का सिस ट्रांस, ए और डी ट्रांस है और ए और डी सिस भी है। फिर आपके पास बी और सी का सिस ट्रांस देख लीजिए, बी और सी का ट्रांस और बी और सी का सिस भी है। फिर बी और डी का देख लीजिए, तो सभी हैं, 3 आइसोमर्स आपके पास यहाँ पे बन गए। तो ये तो एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे आप लिख भी सकते हैं, जैसे PT NH3 वाटर ClBr ऐसे। तो इसमें 3 आइसोमर्स आपके पास आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए और ये पूरा प्योरली स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। अब एक बात जैसे मैं इसको और समझा दूँ, जैसे मान लीजिए ये तो अभी आपको आसान चीज़ क्या है, मैं बार बार प्लेटिनम के एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, लेकिन हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन इसी बात का उठाना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला NiCl4-2 क्या होगा इसके अंदर, तो आपको सबसे पहले पता ही है sp3 हाइब्रिडेशन है, तो ये टेट्राहाइड्रल है, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल का कोई मीनिंग ही नहीं बचा, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मैं ये नहीं कि अब A2B2 याद रखते रहो, NH3 का होल ट्वाइज, Cl2 का होल ट्वाइज, यहाँ भी अगेन sp3 है, तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल का टर्म नहीं होगा। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल, जैसे NiCO4, दिस इज ऑल्सो द टेट्राहाइड्रल, तो अगर टेट्राहाइड्रल है तो यहाँ भी किसी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फिजिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ें सब आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक बात ध्यान भी और रखना है, कई बार क्या होता है, लीगेंड जो है, लीगेंड उसके अंदर अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है। इसका मतलब लीगेंड के अंदर भी ज्योमेट्रिकल टर्म बन सकते हैं। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है ना, मान लीजिए कोई लीगेंड ऐसा है जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल टर्म हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो, तो उस जगह भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करोगे। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस एग्जांपल, NiDMg का होल ट्वाइस, ये पता है आपको, स्क्वायर प्लेनर है। अब देखो NiCH3 ऐसे बनता है, डबल बॉन्ड NOH, ये मैंने पहले बनाया था, डबल बॉन्ड NO- ऐसे बना, और ऐसे ही आप यहाँ पे CH3, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड NO- और यहाँ डबल बॉन्ड NOH। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, तो अब नाइट्रोजन ने लोन पेयर कोऑर्डिनेट तो कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये OH अपोजिट फॉर्म में है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है ना। तो इस लीगेंड के अंदर अपने आप में ज्योमेट्रिकल टर्म है ना, ये ज्योमेट्रिकल स्टीरियोमेरिक सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर मिला, तो यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। इस बात को भी ध्यान रखना होगा, ठीक। तो हमने पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जितने ऑप्शन हो सकते हैं, इस पे और क्वेश्चंस करने की हमें ज़रूरत है। तो आज फिलहाल हम लोग इसको यहाँ पे रोकते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तक। अगले पार्ट में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे बात करेंगे कि वहाँ कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। लेकिन वहाँ 6 में एक चीज़ फ़ायदा है कि हमें ज्योमेट्री हर हाल पे ऑक्टाहेड्रल ही होनी है, तो वहाँ आपको इस हाइब्रिडेशन के जाल में नहीं फंसना होगा, ठीक है। बट वहाँ कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, उस पर बात करेंगे। इसको अगर आप समझ पाते हैं तो ऑप्टिकल बहुत आसान है। ऑप्टिकल बस ऐड करना है कि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना होगा, जो कि आपने जैसे पहले भी पढ़ा है, तो कुछ नया नहीं होगा। तो मेन होगा ज्योमेट्रिकल पे काम करना, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल का पूरा टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय।